हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स एंड लॉ। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 हमारा चल रहा था ये वाला, ठीक है ना। इतना हमारा चैप्टर चला है चैप्टर 5 फाइनेंशियल स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्सेशन एस्पेक्ट ऑफ अमलगमेशन, ठीक है। ये हमने यहाँ तक कर लिया था। स्टैम्प ड्यूटी है इसमें कि जो अमलगमेशन की स्कीम होती है उस पर स्टैम्प ड्यूटी कैसे कब लगेगी, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था। आपको यदि देखना हो तो मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आज हम बात करेंगे इसकी स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन हाई कोर्ट सैंक्शन अमलगमेशन, ठीक है। यानी कि यदि जो अमलगमेशन हुआ है उसमें जो हाई कोर्ट ने अमलगमेशन को सैंक्शन करा है, कहा है कि भैया अमलगमेशन कर लो, और उस अमलगमेशन के थ्रू यदि ट्रांसफ़र हो रहा है असेट्स का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का या किसी भी तरीके का, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, इस पर विवाद था। कई केस हुए हैं, ठीक है। उस केस के बारे में भी हम बात करेंगे। कई केस हुए हैं कि भैया स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, कंपनी ने बोला भैया हम स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे, नहीं लगेगी, पर कोर्ट ने कहा है कि नहीं भैया आपको स्टैम्प ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। कुछ टर्म एंड कंडीशन में यदि आप आते हैं तो आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब वो ड्यूटी और कैसे लगेगी, क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो इन पॉइंटों में हमें क्लियर करी हुई है। मॉड्यूल से हम कर रहे हैं, ये आपका पूरा मॉड्यूल है, इसमें केसेस भी दिए हुए हैं और ये पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, इनकी हम बात करेंगे। देखिए पहला पॉइंट में क्या लिख रखे हैं, स्टैम्प ड्यूटी पेबल ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर सैंक्शन अमलगमेशन। पहले लिखा है इन अमलगमेशन द अंडरटेकिंग कंप्राइजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अमलगमेशन इन अंडरटेकिंग कंप्राइजिंग प्रॉपर्टी असेट्स लायबिलिटी ऑफ वन company to another are absorbed by and transfer company merges into or integrates with transferring company or former losses this entity and is dissolved without any winding up। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि भैया ट्रांसफरी कंपनी में सारी एसेट्स ट्रांसफ़र हो गई है और जो ट्रांसफरर कंपनी होती है वो विदाउट वाइंडिंग अप के चलते डिज़ोल्व हो चुकी है, ठीक है। वाइंडिंग अप नहीं करना पड़ा है, अपने आप ही डिज़ोल्व हो गई है क्योंकि उसके लॉसेस बहुत थे। देखिए सिंपल यहाँ पर लिखा है कि सिचुएशन क्या है जो एग्जिस्ट कर रही है कि हाई कोर्ट ने अमलगमेशन को सैंक्शन किया है और स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, इस पे बात हो रही है। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि भैया ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी, मैं हर क्लास में बताती हूँ ट्रांसफरर कंपनी वो होती है, ये जो यहाँ पर लिखा है ट्रांसफरर कंपनी वो होती है जो ट्रांसफ़र हो रही है, जिसका जो डिज़ोल्व होगी, जिसका अमलगमेशन हो चुका है, जिसका मर्जर हो चुका, ठीक है। और ट्रांसफरी कंपनी वो होती है जिसमें हुआ है, ठीक है। यानी कि जिसको यहाँ पर असेट्स की स्टैम्प ड्यूटी की बात हो रही है तो ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स ट्रांसफरी कंपनी को जा रही हैं। अब उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, कंपनी कह रही है कि भैया हमने तो ये कोर्ट ने कहा है, कोर्ट का ऑर्डर था, हम तो उसे फॉलो कर रहे हैं, हमको स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में अब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अमलगमेशन के थ्रू जो प्रॉपर्टी थी, एसेट्स थी, लायबिलिटी थी, वो ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, ठीक है। और जो फरर कंपनी थी वो डिसॉल्व हो गई है विदाउट फाइंडिंग अप। फर्स्ट पॉइंट सिर्फ इतना कहता है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, द ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ ट्रांसफरर कंपनी प्रॉपर्टी असेट्स एक्सेट्रा इनटू ट्रांसफरी कंपनी टेक प्लेस बाय वर्च्यू ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। यानी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो हमने अमलगमेशन किया और ट्रांसफरर कंपनी की सारी असेट्स लायबिलिटी असेट्स किसको ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो गई। दैट इज द वेस्टिंग ऑफ द property occurs on the strength of the order of High Court sanction the scheme of amalgamation without any further document or deed। Property include every kind of property rights powers or every description। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि भैया हाई कोर्ट ने स्कीम ऑफ अमलगमेशन को पास किया है जिसके थ्रू सारी जो असेट्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गई हैं, किसमें, ट्रांसफरी कंपनी में, ठीक है। ट्रांसफरी, इसमें भी कोई नई बात नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के ऑर्डर से ये हुआ है। सेक्शन बता रहा है सेक्शन 394 जो अमलगमेशन में हमने पढ़े हैं, ठीक है। सेक्शन 394 सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि हाई कोर्ट ने स्कीम को सैंक्शन करके प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ
conveying to the transferee company the title of the immovable property of the transferor company. immovable property यानी कि जो मूव नहीं करती, जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो गई, घर हो गया, बिजनेस हो गया, एसेट्स हो गई, जो भी मूवेबल नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कन्वेइंग to the transferee company the title of the immovable of the transferor company, necessary registration in the land record in the concerned office of the state in which the property is situated will be done on the basis of High Court order. The amalgamation, if any stamp duty is payable under Stamp Act of the state in which the property is situated, it will be paid on the copy of High Court order. ये कह रहे हैं कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट में थर्ड में क्या कह रहा है, यदि कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, मान लीजिए कोई बिकती भी है या अमलगमेशन के चलते कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी में शिफ्ट हो रही है, तो उसकी रजिस्ट्री होती है। यहाँ पर रजिस्ट्री की बात करें, इमूवेबल प्रॉपर्टी जब ट्रांसफ़र होती है तो उसकी रजिस्ट्री होती है, जहाँ वो सिचुएटेड होती है वहाँ उसकी रजिस्ट्री होती है, उस स्टेट में उसकी रजिस्ट्री होती है। तो कह रहे हैं उस स्टेट में जहाँ पर वो ट्रांसफ़र हो रही है, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी है, उस स्टेट के अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है। उस स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, इन ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 394, यानी कि 394 के चलते हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया इज फाउंडेड एंड बेस्ड ऑन द compromise or arrangement between the two companies for transferring assets liability of the transferor company to the transferee company. That order is instrument as defined in section 2 subsection 1 of the Bombay Stamp Act 1958, which included every document by which and rights liability is transferred, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में, ये केस बता रहे हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर तो सेम ही थे। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा, अमलगमेशन का स्कीम को पास करा, असेट्स ट्रांसफर हुई, ठीक है। और उस असेट्स जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो आप डॉक्यूमेंट मानेंगे किसके तहत, जो देखिए स्टैम्प ड्यूटी बेसिकली इंस्ट्रूमेंट पे लगती है, ये आपको पता है। स्टैम्प ड्यूटी हमेशा इंस्ट्रूमेंट पे लगती है। इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा उस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि भैया स्कीम ऑफ अमलगमेशन जो उसने सैंक्शन करी है और जो ऑर्डर करा अमलगमेशन का, उसको आप इंस्ट्रूमेंट में काउंट करेंगे। और इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहाँ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 में उसकी डेफिनेशन है। वो कहती है इंक्लूड्स हर एक डॉक्यूमेंट, इंक्लूड्स एवरी डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट लाइबिलिटी इज ट्रांसफर। हर एक डॉक्यूमेंट जो राइट और लाइबिलिटी को ट्रांसफर क्रिएट करता है वो क्या है, डॉक्यूमेंट में काउंट होगा। हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में काउंट होगा, ठीक है। जो स्टैम्प ड्यूटी है वो इंस्ट्रूमेंट पे लगेगी। अब इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट शामिल होंगे वो लिखा है सबसेक्शन 2 सबसेक्शन वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में, बॉम्बे स्टैम्प एक्ट में, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हर एक डॉक्यूमेंट जो राइट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करता है वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। इस तरीके से ये राइट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर रहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर राइट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए ये हाई कोर्ट का ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट है तो इसलिए हाई कोर्ट इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। एक के बाद एक आप देखिए जो है लिंक बने हुए हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी लगती है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में उन्हीं शब्दों में, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी इंस्ट्रूमेंट पे। हाई कोर्ट का ऑर्डर है अमलगमेशन का, हर डॉक्यूमेंट और जो डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है हाई कोर्ट का ऑर्डर, एक डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट। और कौन सा डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जो राइट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करता है। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है अमलगमेशन का, ये राइट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करता है। ये डॉक्यूमेंट राइट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट है। और इंस्ट्रूमेंट है इसलिए इस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। कौन से सेक्शन के थ्रू, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बॉम्बे स्टैम्प एक्ट के थ्रू, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर हुई। बात कर रहे थे, देखो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया है, ये लिखा है, देखो ये जो आपको जो मैं समझा रही हूँ इसको मैंने ऐसे लिख के समझाने की कोशिश करी है। देखिए स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प ड्यूटी लेविड ऑन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी हमेशा
किस पे लगेगी, इंस्ट्रूमेंट पे लगेगी, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, ठीक है, हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। और स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे लगेगी। और इंस्ट्रूमेंट कहाँ डिफाइन हुआ है, इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 में डिफाइन हुआ है। और इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, पर इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड होते हैं, बाय विच राइट, जो राइट और लायबिलिटी ट्रांसफ़र या क्रिएट करते हैं, ठीक है। और स्कीम ऑफ अमलगमेशन जब सैंक्शन होती है तो हाई कोर्ट कंपनी ने एक बार ये मतलब केस करा था कि भैया जो हमें तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट ने स्कीम को सैंक्शन किया है, तो हम तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मान रहे हैं, तो हम तो स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे। पर कोर्ट ने कहा कि भैया हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जो राइट, जो उसको डॉक्यूमेंट है, जो उसका डॉक्यूमेंट है वो राइट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र भी करता है और क्रिएट भी करता है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है और इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो स्कीम ऑफ अमलगमेशन जो है वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होगा, और अवार्ड भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होता है। अब हम आ जाते हैं वहीं अपने मॉड्यूल पे। इस वाले पॉइंट में कह रहा था, एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 394 इज फाउंड एंड बेस्ड ऑन द कंप्रोमाइज अरेंजमेंट बिटवीन द टू कंपनीज एंड ट्रांसफरिंग असेट्स and liability of the transferor company to transferee company and order as an instrument is defined। ये कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो रहा है, हमने कहा कि जो डॉक्यूमेंट राइट और लायबिलिटी को ट्रांसफ़र या क्रिएट करे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी से ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफ़र हो रही है, बेशर्ते हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहा है, पर ये काम हो रहा है, यानी कि ये ऑर्डर था, ये काम उस ऑर्डर के तहत हो रहे हैं जो हाई कोर्ट ने पास करा, यानी कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होगा और इंस्ट्रूमेंट में स्टैम्प ड्यूटी लगती है, इसलिए सिंपल सी बात है, आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट ऑर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बॉम्बे स्टैम्प एक्ट 1958 विच इंक्लूड एवरी डॉक्यूमेंट, हर एक डॉक्यूमेंट, बाय विच, देखो सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, वो डॉक्यूमेंट जो राइट और लायबिलिटी को क्रिएट और ट्रांसफ़र करते हैं वो डॉक्यूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, प्रॉमिसरी नोट, आपका ये ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉक्सी, रिसिप्ट्स, ये सब डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। पर वो डॉक्यूमेंट जो राइट और लायबिलिटी को क्रिएट और ट्रांसफ़र करते हैं, लिमिटेड और एक्सटेंडेड करते हैं, वो डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में काउंट होते हैं और उन पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, वो डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रूमेंट में काउंट नहीं होंगे वो होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, आपका चेक, प्रॉक्सी, आपका इंश्योरेंस के पेपर, ठीक है, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, और आपकी ये प्रॉक्सी और ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रॉक्सी और रिसिप्ट्स, ये सब डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट में काउंट नहीं होते। तो यहाँ पर यही कह रहा है, और यहाँ पर ये केस होता ली टका फार्मास्यूटिकल्स एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1996 में ये केस हुआ था। कंपनी ने कहा था कि भैया हम तो हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो हम कोई किसी भी तरीके की स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे। इस केस को आप याद कर लेना, मॉड्यूल में लिखा है, आप लिख के आओगे पेपर में तो आपके नंबर अच्छे बनेंगे, ठीक है। ली टाका फार्मास्यूटिकल्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसने कहा था, ली टाका फार्मास्यूटिकल्स ने कहा था कि भैया हम तो हाई कोर्ट का ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो हम पे तो ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है और हम पे किसी भी तरीके की कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए इस ट्रांसफ़र पर, ठीक है। पर हाई कोर्ट फिर कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और इसके बीच में था, पर हाई कोर्ट ने कहा था कि भैया नहीं, वो जो आपको ऑर्डर दिया गया है वो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होता है और आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, ठीक है। 4th पॉइंट ये बात कहता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। An order of High Court sanction of a scheme of amalgamation under Section 394 of the Companies Act is liable to stamp duty only in those states where the state stamp law provides। ये 5th पॉइंट कह रहा है कि सिर्फ वहाँ पर जहाँ वो स्टेट पर, फिर यहाँ पर इसी पॉइंट को, 4th पॉइंट को क्लैरिफाई किया है कि हाई कोर्ट ने यदि स्कीम ऑफ अमलगमेशन को सैंक्शन किया है अंडर सेक्शन 394, तो ये
ट्रांसफ़र इसके तहत यदि जो ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स ट्रांसफरी कंपनी में ट्रांसफ़र होती है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी बनेगी, उस पर कंपनी को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पर सिर्फ उन स्टेट में जहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो लॉ है वो प्रोवाइड है। यदि किसी स्टेट में, सिंपल सी बात है, यदि किसी स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी है ही नहीं तो वहाँ आप कैसे लगाओगे, पर यदि स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी है तो उस स्कीम ऑफ अमलगमेशन पे जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो आप पूछना। उसके बाद हम बात करते हैं, हमने 5 पॉइंट कर लिए यहाँ पर। अब ये दूसरा केस है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी एक केस था इसी के ऊपर। क्या था? हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। The Supreme Court considered this issue. Tata Oil Mills Company Limited was merged with the Hindustan Lever Limited. टाटा जो टॉमको कंपनी है, टाटा ऑयल मिल कंपनी जो है वो किस में मर्ज हुई? हिंदुस्तान लीवर कंपनी में, HLL में मर्ज हुई। द स्टेट इम्पोज स्टैम्प ड्यूटी ऑन द ऑर्डर ऑफ सेशन द स्कीम ऑफ मर्जर, यानी कि स्कीम ऑफ मर्जर हुआ और उसमें जो ट्रांसफर हुआ उस पर स्टेट ने स्टैम्प ड्यूटी लगा दी। द डिमांड वाज चैलेंज्ड बाय द कंपनी ऑन 2 ग्राउंड्स। जो ये स्टैम्प ड्यूटी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने लगाई थी, कंपनी ने उस स्टैम्प ड्यूटी को चैलेंज करा 2 ग्राउंड पे। कंपनी ने कहा कि नहीं भैया हम नहीं देते स्टैम्प ड्यूटी, और उसने 2 कारण बताए कि 2 कारण हैं कि हम स्टैम्प ड्यूटी नहीं देंगे। वो 2 कारण कौन से हैं? ग्राउंड्स दैट द लेजिस्लेचर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द इम्पोज स्टैम्प ड्यूटी, यानी कि जो स्टेट है वो एलिजिबल ही नहीं है स्टैम्प ड्यूटी लगाने के। पहला उसका ग्राउंड था जो कि बिल्कुल बकवास है कि स्टेट को ये पावर ही नहीं है, स्टेट को ये पावर ही नहीं है कि वो हम पे स्टैम्प ड्यूटी लगाए। ऑन द ऑर्डर ऑफ अमलगमेशन पास बाय द कोर्ट, इस ऑर्डर पे जो कोर्ट ने पास करा है और जो हम अमलगमेशन कर रहे हैं, ये पूरा अमलगमेशन कोर्ट ने पास करा और इस पे स्टेट को कोई राइट नहीं बनता कि वो स्टैम्प ड्यूटी हम पर लगाए। ठीक है, पहला ग्राउंड कंपनी ने ये दिया था स्टैम्प ड्यूटी ना देने का, जब वो कोर्ट में खड़ी हो गई। ठीक है, दूसरा क्या था? सच ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नाइदर इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा क्या था कि ये जो ऑर्डर है, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है मर्जर करने का, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जिसको कंपनी फॉलो कर रही है, वो सच ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज नाइदर इंस्ट्रूमेंट नॉट डॉक्यूमेंट, कि वो डॉक्यूमेंट में भी नहीं आता और इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं आता। ठीक है, ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी कंपनी लायबल टू स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, कि ट्रांसफर ये तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, तो आप स्टैम्प ड्यूटी तो हमने कहा सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे लगती है, हमें ये बात पता है कि स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे लगती है। तो इस कंपनी में HLL का जो टाटा ऑयल मिल्स कंपनी है, मैं आपको पूरा बता दूँ, टाटा ऑयल्स मिल कंपनी है, वो मर्ज हुई हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में। किसके कहने पे? कोर्ट के कहने पे, कोर्ट के ऑर्डर से ये मर्जर हुआ। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने कहा, फिर क्या हुआ? स्टेट ने जब मर्जर हुआ तो स्टेट ने क्या करा? स्टैम्प ड्यूटी लगा दी। पर कंपनी खड़ी हुई और उसने इस जो स्टैम्प ड्यूटी लगाई थी उसको चैलेंज करा, और उसके चैलेंज करने के 2 ग्राउंड बताए। कौन कौन से 2 ग्राउंड? पहला कि स्टेट, हम तो कोर्ट की स्कीम ऑफ मर्जर को फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेट के पास कोई राइट ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है कि वो हम पे स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज करे। दूसरा कारण कंपनी ने ये दिया कि भैया ये जो कोर्ट का ऑर्डर है मर्जर का, जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, ये ना तो डॉक्यूमेंट में आता है और ना ही इंस्ट्रूमेंट में आता है, तो हमारे ऊपर किसी भी तरीके की स्टैम्प ड्यूटी नहीं बनती। ये कंपनी का एलिगेशन था, चैलेंज था, जिसको उसने कोर्ट में उठाया। अब आगे क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसकी बात करते हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, यार थोड़ा सा पीछे से साउंड म्यूजिक हो रहा है, पड़ोस में फंक्शन हो रहा है, सब लोग पागल हो रहे हैं नाचने नाचने में, तो आप माइंड मत करना, थोड़ा बहुत समझ लेना आप जो मैं समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था उसने डिसमिस द अपील ऑफ द कंपनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की अपील को खारिज कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिसमिस कर दिया, और उसने क्या रीज़न दिया?
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो मर्जर हो रहा है, जो कोर्ट ने स्कीम दी है उसमें जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड टू मीन एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन। ठीक है, जो ट्रांसफर ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो रहा है, लिविंग पर्सन में हो रहा है। लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर। ठीक है, पास्ट में फ्यूचर में कभी भी जो लिविंग पर्सन है वो एक लिविंग पर्सन दूसरे को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, टू वन और टू मोर लिविंग पर्सन। ठीक है, एक या एक पर्सन अपनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का हो रहा है दूसरे पर्सन में, लिविंग पर्सन में। कंपनीज और एसोसिएशन और बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हैव बीन इंक्लूडेड अमंग्स लिविंग पर्सन। ये कह रहे हैं कि लिविंग पर्सन जो है उसमें कंपनी आती है, एसोसिएशन आती है, बॉडीज होती है, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, वो उसमें लिविंग पर्सन में कंपनी आती है। ठीक है, लिविंग पर्सन में ये कह रहे हैं कि लिविंग पर्सन में आपस में प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, पर हम ये कह रहे हैं कि भैया लिविंग पर्सन में कंपनी आती है और कंपनी का ये जो ट्रांसफर हो रहा है ये इंस्ट्रूमेंट में आएगा। इट क्लियरली bring out that a company can effect transfer of property. The word inter vivio in the context of section 394 of the Companies Act would include, ये जो वर्ड लिखा है वर्ड इंटर विव्योज, इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी का लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। ये जो वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है वर्ड इंटरविव्योज जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन में। ठीक है ना, तो ये कंटेक्स्ट है 394 में कंपनीज एक्ट वुड इंक्लूड विद इन इट्स मीनिंग ऑल्सो द ट्रांसफर बिटवीन टू जुरिडिक्शन पर्सन। ये जो ट्रांसफर है दो जुरिडिक्शन पर्सन और ट्रांसफर टू विच ए जुरिडिक्शन पर्सन इन वन ऑफ द पार्टीज द कंपनी वुड बी जुरिडिक्शन पर्सन। जो कंपनी है वो जुरिडिक्शन में आती है, वो लिविंग पर्सन में आती है, created artificially in the eyes of law capable of owning and transfer the property. Method of transfer is provided in law. ये जो method है प्रॉपर्टी को इधर से उधर करने का ये लॉ ने प्रोवाइड किया। One of the method prescribed in the dissolution of the transferee company along with all assets liability there any property passes by the conveyance. The transaction is said to be inter vivos as distinction from a case of succession or device. The Supreme Court dismissed the appeal on the following grounds. Simply इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ा के लिखा हुआ है। सिंपली मतलब यह है कि एक पर्सन से, एक लिविंग पर्सन से दूसरी लिविंग पर्सन में प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर हो रहा है वो जो है, और वो जो लिविंग पर्सन में प्रॉपर्टी वो कंपनी आती है, बॉडीज आती हैं, एसोसिएशन आती हैं, चाहे वो इनकॉर्पोरेट हो या ना हो, इसलिए वो कंपनी जो ट्रांसफर कर रही है प्रॉपर्टी, जो कोर्ट ने जो सैंक्शन की है स्कीम ऑफ मर्जर को, उसके तहत जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का उस पर पूरी तरीके से वो इंस्ट्रूमेंट में काउंट होती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में काउंट होती है और उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, सिंपल शब्द में। ठीक है, ये वाली जो पूरी बात है, ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो हम पूरा ये पढ़ रहे हैं, हमने दो केस पढ़े हैं, ली टाका ये वाला, दो हमने केस पढ़े हैं ये वाले, ली टाका फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। दोनों ही केस सेम थे। उन्होंने कहा था कि भैया कंपनी ने एलिगेशन चैलेंज किया था कि स्टेट के पास कोई पावर नहीं है हम पे स्टैम्प ड्यूटी लगाने की, हम तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, कोर्ट ने स्कीम ऑफ अमलगामेशन और स्कीम ऑफ मर्जर अप्रूव करा, हम तो सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इस ट्रांसफर पे किसी भी तरीके का स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती और ये जो कोर्ट का ऑर्डर है हम इसको फॉलो करें, ये इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं आता है। पर कोर्ट ने कंपनी की इस अपील को डिसमिस कर दिया, ख़त्म कर दिया,
और कहा कि भैया जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो कोर्ट ने ऑर्डर करा है स्कीम ऑफ अमलगमेशन का और स्कीम ऑफ मर्जर का, वो जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कोर्ट ने सैंक्शन करी है, ये इंस्ट्रूमेंट में आती है और स्टेट के पास पूरी तरीके से पावर है कि वो उस ट्रांसफ़र पर, उसके तहत जो ट्रांसफ़र हो रहा है प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगाएगी वो स्टेट पर। हाँ, 5वें पॉइंट में ये कह रहा है कि जिस स्टेट पे स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज ही नहीं है, मतलब वो लगाते ही नहीं है ही नहीं, वहाँ नहीं लगेगा। अदरवाइज जिस स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी प्रोवाइड है, लॉ प्रोवाइड है, स्टैम्प ड्यूटी का लॉ प्रोवाइड है, वहाँ पर स्टेट के पास पूरी तरीके से पावर है स्टैम्प ड्यूटी लगाने की। क्लियर है? ये दोनों केस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि आप ये दोनों केस लिख के आओगे इसमें, तो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आंसर बनेगा। ठीक है, और आपको नॉलेज भी होगी, क्योंकि ये जो आपके मॉड्यूल में दिया है, मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता है, तो मॉड्यूल में यही बात काफ़ी जगह हाईलाइट सेम पॉइंट में लिखी हुई है। तो आप ये समझ लो, 2 केस दे रखे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये वाली जो पूरी लाइन है, ये वाली जो पूरी लाइन है, ये वही 3 लिस्ट बता रहा है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 की जो स्टेट स्टैम्प ड्यूटी लेवी करती है। पहली लिस्ट में कौन लेवी करता है, सेकंड लिस्ट में कौन लेवी करता है, जो हम ऊपर कर चुके हैं, ये वही बता रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद 6 पॉइंट है, द कंपनी विल प्रोवाइड टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प। जो अब ये बात तो डिसाइड हो गई कि भैया यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ से आप ये जो लाइन मैंने खींची है यहाँ तक पूरा लिस्ट बताई हुई है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है करने के लिए। यहाँ पर ये जो 6 पॉइंट कर रहा है, द कंपनी विल प्रोवाइड, अब ये डिसाइड हो गया कि भैया स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अब कैसे लगेगी, द कंपनी विल प्रोवाइड टू द कलेक्टर ऑफ स्टैम्प। कलेक्टर ऑफ स्टैम्प एक ऑफिसर होता है स्टैम्प ड्यूटी में, लॉ उसमें, तो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी एप्लीकेशन फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी पेबल। यानी कि जो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है, वो आपकी ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी बांधेगा, तो वो एप्लीकेशन कंपनी को, जो हाई कोर्ट की है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में, वो एप्लीकेशन आपको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को देनी है। प्रूफ ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, जो ट्रांसफरर कंपनी के जो इक्विटी शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू का प्रूफ आपको देना है कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को। दूसरा पॉइंट। तीसरा, सर्टिफिकेट फ्रॉम ए अप्रूव्ड वैल्यू एंड वैल्यूएशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो ट्रांसफरर कंपनी की इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी पूरी जो वैल्यूएशन है, अप्रूव्ड वैल्यूएशन का सर्टिफिकेट आप ट्रांसफर उसको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प को देंगे। ठीक है, द कलेक्टर thereafter will educate the order and determine the stamp duty। फिर कलेक्टर जो है वो आपकी स्टैम्प ड्यूटी पूरा एग्जामिन करके आपकी स्टैम्प ड्यूटी तय कर देगा। द स्टैम्प ड्यूटी विल बी पेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द स्टैम्प रूल। ठीक है, ड्यूटी पेड ऑर्डर विल बी रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस वेयर द लैंड एंड बिल्डिंग आर लोकेटेड। जहाँ पर आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वहाँ के सब रजिस्ट्रार में आप उसको ड्यूटी को पे करके आप उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये 8 पॉइंट में ये पूरा डिफाइन होता है कि इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर की रीढ़ की हड्डी है, ये आप बात समझ लीजिए। इसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है।